अच्छा, हम पढ़ रहे थे राणा मोकल के बारे में। यानी कि कल हमने जिस शाखा से पढ़ना शुरू किया था वो है आपके सिसोदिया। सिसोदियाओं के अंदर सबसे पहले जिस शासक के बारे में हमने पढ़ा था वो है आपके राणा हमीर। राणा हमीर का जो टाइमिंग था याद रखना है आपको, 1326 से लेकर 64 तक जो टाइमिंग रहा वो किसका रहा था? हमीर का। इस हमीर का कोई एक युद्ध है बहुत प्रसिद्ध, बस वही याद रखना है। कौन सा युद्ध था? सिंगोली का युद्ध, जो कि किन किन के मध्य हुआ था? हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि वो समकालीन है इसलिए आपको पूछा जाएगा कि राणा हमीर सिसोदिया दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। हमीर के बाद में हमने जिस शासक के बारे में पढ़ा है वो है आपके राणा छत्र सिंह। छत्र सिंह या फिर खेता। ये छत्र सिंह है जिसका टाइमिंग है 1364 से लेकर 82। एक जेत्र सिंह है और जेत्र सिंह का टाइमिंग 1213 टू 1253। आपको नहीं, मुझे याद है। और एक है शेम सिंह, ये है छत्र सिंह। ये कौन है? शेम सिंह, है ना। इस शेम सिंह की खास बात है ये रावल शाखा का फाउंडर है। और इस जेत्र सिंह के समकालीन दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान से युद्ध हुआ था? जेत्र सिंह का युद्ध तो भूताला का युद्ध लड़ा गया था, इल्तुतमिश। हाँ, और यहां पर है राणा छत्र सिंह, याद रखिएगा। इनकी भी एक खास बात है, इनका जो भी संबंध है वो मालवा के दिलावर खां से रहा है। यानी कि मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष की एक बार फिर क्या होती है? शुरुआत। इसके बाद में हमने जिसको पढ़ा है वो है आपके सामने राणा लाखा। राणा लाखा 1382 से लेकर 1421 इनका टाइमिंग है। कुछ खास खास बातें हैं, जैसे एक तो चांदी की खान का मिलना है, झावर माइंस। एक इनके समय पिछोला झील का बनना है, पिछोला झील। और बाकी तीन बातें थी, एक तो प्रतिज्ञा थी, नकली दुर्ग को जीतना था। एक विवाह भी हुआ था, हम शरीक भी थे उसमें। और कौन सी बात हुई थी? एक वचन भंग हुआ था, यानी कि नटनी का चबूतरा बन गया था। इसके बाद में जिसको हमने पढ़ा था वो है आपके राणा मोकल। राणा मोकल जिसका टाइमिंग है 1421 से लेकर 33 में राज्य अभिषेक होगा कुंभा का। तो यहां पर कुछ यूनिक सी बातें हैं इन दोनों में। क्या यूनिक है? कि लाखा के जो दरबारी हैं वो तो है धनेश्वर और जोटिंग भट्ट, धनेश्वर वे जोटिंग भट्ट। जबकि राणा मोकल के जो दरबारी हैं उनका नाम है योगेश्वर और विष्णु भट्ट। लेकिन यहां एक यूनिक बात हमें यह भी दिखाई देती है कि राणा मोकल के कुछ वास्तुकार भी हैं, फन्ना, मन्ना और विशल। यानी कि दया शंकर और भाव शंकर किसके दरबारी थे? फिर समर सिंह के जैन दरबारी कौन कौन थे? पासो चंद्र। सबको याद है ना? याद करो, याद करो। राणा जो हमीर है, इस हमीर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी विषम घाटी पंचानन की। तो कुल मिला के मैं आज तो आपको ऐसे ही बता रहा हूं, बाकी ये सब आता है आपको। हाँ, आता ही है। अरे हाँ तो बोलो, कहाँ आता है? क्या कर लोगे? नहीं आता है। तो ये आपके सामने राणा मोकल। तो राणा मोकल की बात आखिरी में कहां तक हुई थी? अच्छा, उनके कुछ निर्माण कार्य थे जिसके अंदर एकलिंग जी का परकोटा बनाया, या फिर इन्होंने चित्तौड़ के एक मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। कौन से मंदिर का? त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भोज 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 परमार। ठीक है, तो जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा राणा मोकल से संबंधित घटनाएं। अगली हेडिंग,
राणा मोकल से संबंधित घटनाएं। अब राणा मोकल से संबंधित यदि हम घटनाओं की बात करते हैं तो देखिएगा, हमारे सामने प्रमुख रूप से दो घटनाएं आती है, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली घटना है वो एक युद्ध है, और युद्ध है आपके रामपुरा का युद्ध। आजकल एग्जामिनर ऐसे ही युद्धों का नाम देकर पूछता है कि रामपुरा का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। बाकी रामपुरा का जो युद्ध है ये लड़ा गया 1428 ईस्वी में, यानी कि 14 का डबल 28 ईस्वी के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? रामपुरा का युद्ध। ये जो रामपुरा का युद्ध है, ये युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया तो आपको याद रखना है, एक तरफ तो है राणा मोकल, और मोकल के सामने है फिरोज खां। और ये जो फिरोज खां है ये कौन है? तो याद रखिएगा, ये है नागौर का शासक, नागौर का शासक। और इस युद्ध में विजय कौन हुआ था? मोकल। इसी युद्ध के अंदर ये जो फिरोज खां है ये गुजरात के शासक से सहायता लेता है। इसीलिए मोकल खुद गुजरात के शासक पर चढ़ाई करता है। पहले मेवाड़ के राजाओं की अलग बात थी, दो पक्ष यदि लड़ रहे हैं और बीच में यदि कोई तीसरा आने की कोशिश करता है तो मेवाड़ का महाराणा पहले उसको साइड करता है, और जो बीच में आने की कोशिश करता है उस पर अटैक करता है कि कम से कम ये नहीं आएगा, इसका मतलब इससे सारे आसपास के लोग सीखेंगे, वो कभी नहीं आएंगे, है ना। तो जब आप कोई दो लड़ रहे हो और तीसरा बीच में आ रहा है तो पहले उसको बोल के तू रुक, पहले इसका काम करता हूं मैं, नहीं लड़ना है। हाँ सर लड़ ला ले। लिखो, ये क्वेश्चन केवल एक सबसे यूनिक बन सकता है, यदि वन लाइनर ही क्वेश्चन आया तो वो आएगा कि ये युद्ध किन के मध्य हुआ। रामपुरा का युद्ध कब हुआ ये कभी नहीं पूछेगा। अच्छा पूछ भी लेगा तो फिर वही है, रामपुरा का युद्ध, मावली का युद्ध, मावड़ा मंडोली का युद्ध और भटवाड़ा का युद्ध, आरोही क्रम से जमाइए। बस वो कर्म आप याद रखना, कर्म तो आपको आता ही है, चाहे नदियों का हो, चाहे चोटियों का हो, अदर कोई हो, या जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे। वैसे नागौर और मेवाड़ के मध्य ये जो संघर्ष की कहानी है ना, ये कहानी हम समझेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक रूप से कुंभा के समय, कि मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मेवाड़ और नागौर आपस में लड़ रहे हैं। बाकी नागौर तो क्या है, कैसे नहीं है, नागौर बहुत बड़ा जिला है भाई। अब दो टुकड़ों में हो गया। तो बस रामपुरा से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो बस किन के मध्य हुआ याद रखना है, और संतु उस हिसाब से याद रखनी है कि कर्म ना पूछ ले आपको। ठीक है, आगे बढ़े।
तो एक तो घटना है कौन सी, रामपुरा के युद्ध की। तो रामपुरा का जब युद्ध मोकल और फिरोज खां के मध्य हुआ तो फिरोज खां किससे सहायता मांगने गया? मोकल को लगा कि ये गुजरात के शासक आएंगे फिरोज खां के साथ में और फिर मुझ पर हमला करें, उससे पहले मैं खुद ही कर देता हूं किस पर, गुजरात के शासक पर। इसीलिए दूसरा अभियान होता है गुजरात के शासक अहमद शाह पर आक्रमण। और यह आक्रमण है 1433 ईस्वी में। हुआ क्या था? हुआ यह था कि मेवाड़ है, ये सपोज देन मानिए ये मेवाड़ है, मेवाड़ का राजा है मोकल, ठीक है। मोकल अभियान कर रहा है गुजरात पर, ये गुजरात है, और गुजरात का शासक कौन है? अहमद शाह। पहले ऐसा नहीं है कि मतलब कोई राजा किसी राजा पर अटैक करने जा रहा है तो राजा जब बेचारा किसी टपरी पर बैठा चाय पी रहा है और उस पर हमला कर दिया, ऐसा नहीं था। यदि राजा किसी दूसरे राजा पर अटैक कर रहा है तो पहले उसे सूचना देनी पड़ती है कि मैं सुबह 9:15 पर एंट्री करूंगा और 9:20 पर भाला घुसेड़ दूंगा। मतलब बताना पड़ता है पहले उसको कि मतलब इतने बजे ये युद्ध शुरू होगा। अब कैसे होता है? अब तो मौका ढूंढते हैं कि वो चाय की टपरी पर बैठा अकेला चाय पी रहा है और उस अकेले को पीटने जाएंगे 40 जने और कह देंगे मार डाला। अब बेचारे एक जना 40 जना कहां पर है? लेकिन ऐसा नहीं था पहले। तो यहां से निकला, बीच गुजरात के पास में ही एक एरिया आता है जिसका नाम है झिलवाड़ा। कौन सा स्थान है? झिलवाड़ा। इस स्थान का उल्लेख उसी पुस्तक में है, कक्षा 10 की पुस्तक में, कि झिलवाड़ा नामक स्थान पर मोकल शरण लेता है। क्योंकि रात हो गई थी ना, तो बोला सुबह निकल जाएंगे और अहमद शाह पर अटैक कर देंगे। सूचना तो पहले मिल ही चुकी इनको। तो मोकल जब रात को यहां पर ठहर रखा था तो मोकल के साथ में यहां पर कुंवर चुंडा थे, इनका मामा था रणमल, इनकी पत्नी भी साथ में थी कमलावती, बाकी सारे सरदार थे, और चाचा मेरा, यस, मोकल की। और कोई अपनी पत्नी नहीं ला सकता ना, राजा तो ला ही सकता। राजा तो कहते ये तेरी भाभी साथ में चलेगी तेरे, वो तो कोई बोल नहीं सकता ना। तो ये इसके क्या है? साथ में। ये सब इधर है। ये चाचा और मेरा, याद कीजिए एक बार फिर, अवैध संतान। तो ऐसे क्या है, मोकल इनके साथ कभी मजाक किया करता था कि तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है पापा का नाम कहाँ? इसमें लोग कोई मजाक कर लेता कि तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है, पापा का नाम कहाँ है। अब ऐसे बेचारे किसी मजाक कर ले तो लग जाती है ना दिल पे। और फिर आप किसी को कुछ बात कहते हैं अगले वाले के दिल पे लग जाती है, तो इसका मतलब उसके दिमाग में उसी समय एक शब्द बैठ जाता है, मौका। कब मिलेगा मुझे मौका? चाचा मेरा को ये मौका मिला। रात में मोकल सो रहा था, चाचा मेरा और महपा पंवार तीनों गए और मोकल की हत्या कर दी। तीन ना, चाचा मेरा और महपा पंवार, ये एक ही नाम। महपा और पंवार अलग नहीं, ये पूरा एक ही नाम है। महपा पंवार, चाचा और मेरा, तीनों गए और रात्रि के अंदर किसकी हत्या कर दी? मोकल। लेकिन कुछ यहां पर इतिहासकार ये बताते हैं कि उसके बाद में रणमल ने इन दोनों की हत्या कर दी। किसकी? चाचा और मेरा की। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि चाचा मेरा और महपा पंवार ये तीनों मोकल की हत्या करते हैं और यहां से निकल जाते हैं मांडू, क्योंकि गुजरात के पास में ही मालवा है इधर। तो ये सारे सारे कहां पहुंच गए? मांडू। मांडू आता है मालवा। और इस समय यहां का जो शासक है वह है आपके फर्स्ट। इसके पास में क्या ले लेते हैं? शरण। इसको भूलिए, यहां पर आइए। मोकल की हत्या कर दी। इधर गुजरात का कौन है? अहमद शाह। लेकिन कहते हैं कि मोकल के बाद में इस युद्ध को संभाला था इसकी पत्नी, जिसका नाम क्या है?
कमलावती के साथ में थे कुंवर चुंडा, रणमल और बाकी सब सरदार। इन सब ने मिलकर अहमद शाह को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। हमारे लिए बस इतना सा क्वेश्चन बनता है कि मोक्कल की हत्या जिस अभियान के तहत हुई थी, वो अभियान कहां का था? गुजरात का। गुजरात का शासक कौन था? अहमद शाह। और यह अभियान कब हुआ था? बस। तो जब भी कभी किसी से आप बात कहें तो इतना जरूर याद रखें कि उस बंदे को वो बात नहीं कहनी है जिसने बहुत समय से पहले उस बात को दबा रखा है। ठीक है? चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी वो सासू हो, चाहे वो आपके ससुर हो, कुछ भी हो, ऐसी बात कभी नहीं कहनी चाहिए। ठीक है? ये याद रखना। आज के जीवन में सबसे ज्यादा लड़ाई इसी वजह से होती है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, याद रखना। आजकल घरों में लड़ाई जिस बात से होती है ना, वो उसी बात से होती है जिसको बात को नहीं कहना होता है। अक्सर हम उसी बात को सबसे पहले कहते हैं। तो देखो, लगी तो चाचा मेरा ने मोकल को खत्म कर दिया। आपने कहीं किसी को कहा तो नहीं है? याद कर लो, सोच लो, कहीं किसी को कह दिया हो। तो याद रखना, नहीं कहना है। ठीक है? हेडिंग डालो, गुजरात के अहमद शाह पर आक्रमण 1433। इस आक्रमण में क्या हुआ? इस आक्रमण के तहत लिखो, मोकल ने झिलवाड़ा नामक स्थान पर शरण ली। और फिर लिख लीजिएगा कि चाचा मेरा वे मेहपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी। मोकल की पत्नी कमलावती ने अहमद शाह को युद्ध में पराजित किया। बस। और जब यहां पर चाचा मेरा और मेहपा पंवार मोकल की हत्या कर रहे थे ना, उस समय कुंभा छुपके से देख रहा था कि देखो मेरे पिताजी को मार रहे हैं ये। तो उस समय उन्होंने भी अपने मन में बैठा लिया कि छोड़ेंगे तो इनको भी नहीं। हाँ, यही चल रहा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि मेवाड़ के किस महाराणा की हत्या की गई थी। वैसे पूरे इस मेवाड़ श्रृंखला में हम देखेंगे ना, तो बाप और बेटा की ही हत्या हुई है। मोकल की हत्या तो किसने की है? चाचा मेरा मेहपा पंवार ने। और कुंभा की हत्या करेगा उसी का बेटा जिसका नाम है उदा। बाकी किसी की हत्या हुई नहीं है। हो सकता है युद्ध भूमि में मारा जाए, अलग बात है, लेकिन एक हत्या करना अलग है ना। हाँ? हाँ, ये लगा दो, वाह, लगा दो। एक तरफ का फ्रंट दिखना चाहिए इनको। करो, पेनड्राइव में सेव करो। चलो, लिख लिया। तो ये बात कंप्लीट हो गई किसकी? राणा मोकल की। मोकल की जो जो बातें थी, एक तो ये अभियान था आपके सामने, एक ये आपके सामने प्रसिद्ध युद्ध था, रामपुरा का युद्ध, जो कि नागौर के फिरोज खां के साथ। और इससे पहले
जितनी भी हमने राणा मोकल की बातें की, चाहे वो इनके दो दरबारी हो, योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट, या फिर इनके, कहाँ गए वो वास्तुकार, अच्छा ये रे, फन्ना मन्ना और विशल। याद है ना? और क्या खास बात थी? जीर्णोद्वार जिस मंदिर का करवाया वो सीईटी में क्वेश्चन आया था, उसका याद रखना, ठीक है। हाँ, तुलादान पद्धति के जनक हैं, क्योंकि मोकल के जो पिताजी हैं लाखा, वो गौरवदान पद्धति के जनक हैं, ठीक है। चलिए, नहीं, अरे हाँ बेटी, बेटी बेटी। हेडिंग डालो राणा कुंभा, सेल्फी लेना चाहो तो ले सकते हो। हेडिंग डालिए राणा कुंभा। देखो, मोकल, इधर से देखो फिर, हमीर, हमीर का खेता यानी छेत्र सिंह, खेता का लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा, कुंभा का उदा, कुंभा का ही रायमल, रायमल का ही सांगा, हाँ, सांगा का ही रतन सिंह, सांगा का ही विक्रमादित्य, सांगा का ही उदय सिंह, उदय सिंह का ही प्रताप। ऐसा नहीं है कि मेवाड़ के महाराणा में सबसे शक्तिशाली राजा यही हुए हैं, प्रताप। प्रताप प्रसिद्ध इसीलिए हुए कि इन्होंने डायरेक्ट मुकाबला किया था भारत के सबसे बड़े शासक अकबर से, इसीलिए प्रसिद्ध है। बाकी हमीर कम थोड़ी है। प्रताप प्रसिद्ध इसीलिए हो पाए क्योंकि इनके वंशजों ने इनका साम्राज्य स्थापित किया था, और साम्राज्य स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन थे? हमीर। हमीर यदि 1326 के अंदर सिसोदा गांव से निकलकर चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर पाता तो यह श्रृंखला नहीं बनती। यह सबसे शक्तिशाली, शक्तिशाली तो यह भी है लाखा। यदि लाखा हंसाबाई से विवाह नहीं करता तो मोकल नहीं आता। मतलब प्रतिज्ञा हुई ना वो कुंवर चुंडा की वजह से। अब देखो, हमीर, हमीर के बाद में प्रसिद्ध डायरेक्ट कौन हो रहा है? लाखा। यानी कि हमीर और हमीर का पोता प्रसिद्ध हुआ कौन? लाखा। लाखा, लाखा का पोता प्रसिद्ध हुआ कौन? कुंभा। कुंभा, कुंभा का पोता प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम क्या है? और सांगा का पोता प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम क्या है? प्रताप। तो पोते ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, और वैसा देखा जाए तो दादा ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि प्रताप का दादा कौन है? सांगा। सांगा का दादा कौन है? कुंभा का दादा कौन है? और लाखा का दादा कौन है? हमीर। मेन तो श्रृंखला यही है, लेकिन बीच में इनको भी पढ़ना है। तो यानी कि लाखा अच्छे से पढ़ा, कुंभा के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मतलब सॉरी, मोकल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। अब जिसके बारे में पढ़ेंगे वो कौन है? कुंभा। ये क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट ग्रेड में कि सांगा के बाद अगला राजा कौन बना? रतन सिंह। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा, इतना ही, इतना ही पूछा, केवल इतना। और कुंभा, रायमल, रतन सिंह और लाखा दिए गए शासकों का सही क्रम है। तो क्रम जमा दोगे आप? आपको आता है क्रम? हेडिंग डालो राणा कुंभा, राणा कुंभा। हाँ, अच्छा, कुंभा के नाम से प्रसिद्ध है, बाकी नाम है इनका कुंभकर्ण। हाँ। नहीं नहीं, ऐसा लगता होगा आपको नींद, इसने अपने जीवन में नींद ली नहीं है,
इतने सारे कार्य करवाए हैं कि 3 दिन तक आप खुद कहोगे सर ये कुंभा अब खत्म क्यों नहीं हो रहा है। 3 दिन तक केवल कुंभा ही पढ़ेंगे हम। हाँ, 3 दिन तक कुंभा पढ़ेंगे, देख लेना। कुंभा या कुंभकर्ण। लिखिए, सबसे पहली बात, ऐसे जो शासक होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन पिछले कुछ 2 वर्षों से क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इनसे आते हैं। देखो, अब जो क्वेश्चन पिछले 2 सालों से आ रहे हैं वो किन से आ रहे हैं? इनसे, ना कि इनसे। लेकिन क्या पता एक बार फिर एग्जामिनर का मूड इधर हो जाए। वो मूड इसीलिए इधर हो जाएगा क्योंकि जियोग्राफी जो है वो अभी नवीनतम जिलों के तहत संपूर्ण रूप से सरकार ने अपडेट नहीं की है। तो वो कोशिश ये करेगा कि जियोग्राफी को छोड़ो, इतिहास को पकड़ लो, क्योंकि यहां तो कोई चेंजमेंट हुआ नहीं। ऐसा नहीं है कि अशोक जी ने सांगा के बाद में रतन सिंह हटाओ डायरेक्ट किसको बना दिया? प्रताप सिंह। ये तो किया नहीं, इसलिए यहां से ज्यादा क्वेश्चन। क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, क्योंकि सांगा का ही पुत्र है भोजराज। भोजराज की ही पत्नी है कौन? मीराबाई। मीराबाई तो आप जानते ही हैं। तो राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं? ये भी आप जानते ही, रानाबाई जी। चलो अब आप यहां आ जाओ, कुंभा के बारे में लिखो। लिखो शासनकाल। सबसे पहले लिखो इनका शासनकाल। याद रखना है, डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ रखा है फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कि कुंभा का शासनकाल रहा है 1433 से लेकर 68 ठीक है। हाँ बिल्कुल, राय सिंह बिल्कुल आपके अगले वीक से शुरू हो जाएगी। ठीक है, शासनकाल लिख लिया। नेक्स्ट लिखो पिताजी का नाम। कुंभा के पिताजी का नाम क्या है? राणा मोकल लिखिए। और माताजी का नाम क्या है? सौभाग्यवती। हाँ सही तो है। मोक्कल के सौभाग्य से आया था कौन? कुंभा। बट एक राजा की बहुत सारी पत्नियां होती है। ये तो कमलावती एक और पत्नी थी, और भी पत्नी थी। यहां कुंभा जो है वो किसका सौभाग्य है? हाँ लिखो। हाँ, कल पढ़ लेते तो थोड़ा अच्छा होता। वैसे कल हम पढ़ नहीं पाते ना। ठीक है, चलो। तो हाँ, क्या होता? सौभाग्यवती नहीं लिखा? ठीक है, अब दादा का नाम तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, वो आपको याद रह जाएगा। रह जाएगा। क्या नाम है? लखा। ठीक है, तो फिर लिखो कुंभा की पत्नी लिख लो। क्योंकि ये आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, मतलब एग्जाम के लिए। कुंभल दे, क्योंकि कुंभा अपनी पत्नी कुंभल दे के ही लिए एक किला बनाएगा। कौन सा? कुंभलगढ़। वो इसी के नाम पर है। फिर आगे चलकर कुंभा के 2 पुत्र अभी लिख ही लो, दोनों ही आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक का नाम है उदा। वैसे वास्तविक नाम तो उसका उदय करण है। ठीक है, ये उदा, ये उदा हुदा नहीं है, ये अपने पिताजी को मार डालेगा। और एक लिखो रायमल। क्या लिखना है? रायमल। वो कौन है? वो कौन है? वो रणमल है। वो रणमल है जो इसका क्या है? इसकी पहले एक पुत्री लिख लो। ये एक पुत्री भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नाम है रम्माबाई।
हमारे इतिहास में इतनी सारी रमाबाई हुई है कि बस पूछिए मत। एक रमाबाई कुंभा की है पुत्री। एक आपके राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित सीएम रहे हैं, डॉक्टर जयनारायण व्यास, उनकी पुत्री का नाम भी है रमाबाई, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जेल में गिरफ्तार हुई थी। एक अजमेर के एकमात्र सीएम रहे हैं हरिभाऊ उपाध्याय, उनकी पत्नी का नाम है रमा देवी। और एक जयपुर प्रजामंडल के तहत गिरफ्तार होने वाली महिला है रमा देवी पांडे। यह क्वेश्चन पूछा था, रमा देवी पांडे का संबंध कहां से है? जयपुर प्रजामंडल से। रमा देवी का संबंध किससे है? हरिभाऊ उपाध्याय से। रमाबाई का कुंभा से। एक रमाबाई का संबंध और किससे है? डॉक्टर जयनारायण व्यास से। तो जयनारायण व्यास वाली जब रमाबाई पढ़ाऊंगा तो ये रमाबाई आपको पूछूंगा। इसको ओबली करके लिख लो, वागेश्वरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वागेश्वरी। कुंभा जब छोटा था तब इसके जो संरक्षक बने थे उनमें लिख लो, एक तो है रणमल राठौड़ और दूसरा कौन है? कुंवर चुंडा। इसकी दादी का नाम क्या है? हंसाबाई। अभी भी है, आगे भी रहेगी। ठीक है। हाँ, बिल्कुल, शाबाश। ये हो गया इनका जीवन परिचय। ठीक है। शासनकाल हो गया, पिता, माता, पत्नी, पुत्र, पुत्री और इसके संरक्षक। अब हम बात करते हैं राणा कुंभा के पर्सनल आराध्य देव, इनके कौन कौन गुरु रहे हैं और कुछ और विशेष बातें। ये लिख लिया? चलें फिर आगे। आप तो आगे लिखते जाइए, आपको वापस हेडिंग नहीं डालनी है। ठीक है। आप तो लिखिए अगली लाइन से। इनके आराध्य देव, आराध्य देव कौन है कुंभा के? तो लिखिएगा भगवान विष्णु। कौन है? मतलब ये कुछ भी बनाएंगे तो किसे समर्पित करेंगे? भगवान विष्णु को। इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाकर निम्न में से किस देवता को समर्पित किया था? भगवान विष्णु को। दूसरी बात है, कुंभा के गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, कुंभा के गुरु का नाम है जैन आचार्य हीरानंद। जैन आचार्य हीरानंद। जैन आचार्य हीरानंद। ये इसीलिए 3 बार रिपीट किया है क्योंकि कुंभा के 3 गुरु हैं। ये तो गुरु है केवल। कौन? जैन आचार्य हीरानंद। आपको पूछा जाए कि कुंभा के संगीत गुरु कौन है, तो याद रखिएगा वो है शारंगधर व्यास। ये कुंभा के क्या रहे हैं? संगीत गुरु। लेकिन कुंभा के जब काव्य गुरु की बात आएगी कि इनके काव्य गुरु कौन हैं, तो याद रखिएगा वो हो जाएंगे आपके कहना व्यास। कहना व्यास, याद रखिएगा। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कथन कहा था। बिल्कुल लिखाएंगे, आपको कथन लिखाएंगे आगे। गुरु, संगीत गुरु और काव्य गुरु। कुंभा का एक जैन दरबारी था। बधाई हो, बधाई हो आपको, आपके एक और सूरी हुआ है।
नाम है जिन शैन शुरी। तो आप में से खड़ा होकर मुझे सारे शुरी कौन बता सकता है? कौन है जो आज का बनेगा शुरा? ये सबसे यूनिक क्वेश्चन है, याद रखना। कुंभा का जैन दरबारी कौन था? जिनशैन सूरी। ये सबसे यूनिक बात है। ठीक है। वैसे कुंभा का शिल्पी कौन था? याद रखिएगा, मंडन। यही शिल्पी और यही इसका क्या था? दरबारी, मंडन। ठीक है। हाँ, सारंगवास या फिर सारंगधर व्यास, एक ही बात है। ठीक है। सर उदा कौन है? उदा सुदा नहीं है। उदा इसका पुत्र है। उदा और रायमल इसके क्या हैं? दो पुत्र। ठीक है। चलिए, तो शिल्प वे दरबारी याद रखिएगा मंडन। जैन दरबारी विशेष तौर पर याद रखिएगा जिन शैन शूरी। काव्य गुरु का नाम याद रखिएगा, संगीत गुरु का नाम याद रखिएगा, गुरु का नाम और आराध्य देव। बात पहले पेज में हमने लिखा इनका जीवन परिचय, दूसरे पेज में लिखी है इनकी पर्सनल बातें, और किसी की पर्सनल बातें कम पढ़नी चाहिए। हमें क्या करना है पर्सनल बातों से? अब हम तीसरी बात पढ़ेंगे। हेडिंग लगाइए आप खुद ही, कुंभा की उपाधियां। कुंभा की उपाधियां। हेडिंग लगाओ, कुंभा की उपाधियां। हेडिंग लगाओ, कुंभा की उपाधियां। कुंभा की उपाधियां। हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाओ, पर्सनली हेडिंग लगाओ। हाँ, ऐसे हेडिंग लगाओ, कुंभा की उपाधि। जब तक आप हेडिंग नहीं लगाओगे मैं लिखूंगा, और मैं लिख देता हूं। ये लो, देखो, ऐसे ऐसे हेडिंग लगा लिया, कुंभा की उपाधियां। वैसे हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में। क्या करना आपको, क्या करना? नहीं नहीं, अरे इसमें कहा पॉलिटिकल आ गई? ये तो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। मैं कुंभा की उपाधियां। कुंभा की उपाधियों में सबसे पहले तो एक बात लिखनी है आपको, लिखो। इतिहास का ये वे राजा है जिसको सर्वाधिक उपाधियों से नवाजा गया है। कुल 108 उपाधि है इसकी। पहली बात तो ये लिखो, लिखो, सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक। और सर्वाधिक उपाधियों वाला जो शासक है वो है आपके राणा कुंभा। आप कहेंगे कितनी उपाधियां हो सकती है टोटल? तो याद रखना है टोटल 100, मात्र 108 उपाधि।
वैसे महाराणा प्रताप को दुर्सा आडा के अनुसार कुल कितनी उपाधियों से नवाजा गया है? ये बात जब कला संस्कृति पढ़ेंगे ना हम, दुर्सा आडा की एक रचना है विरुद्ध छैत्री, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की कुल कितनी उपाधियों का उल्लेख है? 76 उपाधियों का उल्लेख है। लेकिन यहां कुंभा को कितनी उपाधियां हैं? 108। तो वो चिंता नहीं करनी है, वो मैं आपको लिखा दूंगा, आप याद कर लेंगे, मुझे पता है। और ये जो बात मैंने लिखी है कि सर्वाधिक उपाधियों वाला शासक राणा कुंभा है, इसको टोटल 108 उपाधि है, इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो आपको याद रखना है कि ये जो हमें जानकारी मिलती है, ये मिलती है आपके किससे? याद रखिएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसका समय क्या है? तो याद रखिएगा 1460 ईस्वी, यानी कि कुंभा के समय लिखा गया ये शिलालेख है, ये प्रशस्ति है। यदि इसके लेखक की मैं चर्चा करूं तो याद रखिएगा कवि अत्रि वे महेश द्वारा लिखा हुआ शिलालेख है, जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति, बहुत यूनिक बातें हैं ये, अक्सर क्वेश्चन यहां से उठा के पूछता है वो। तो अब कुछ उपाधियों की हम चर्चा भी करेंगे। कुछ उपाधियां आपको नाम से याद रखनी है, कुछ उपाधियां आपको थ्योरेटिकल याद रखनी है, क्योंकि वो थ्योरी देकर पूछता है कि इस वजह से कौन सी उपाधि है, इस वजह से कौन सी उपाधि। तो लिखो नंबर 1, जो प्रसिद्ध है उनके बारे में तो हम लिखेंगे। लिखो नंबर 1, पहली उपाधि है अभिनव भ्रताचार्य। पुराने पेपर यदि आपने गलती से कभी देख लिए डाउनलोड करके, बाकी तो डाउनलोड आप पता नहीं क्या क्या करते हैं, गलती से यदि आपने पेपर डाउनलोड कर लिया तो उसमें यह क्वेश्चन मिल जाएगा कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से मेवाड़ के किस शासक को जाना जाता है? कुंभा को। लेकिन आरएसएस बोर्ड ने क्वेश्चन यहां की बजाय यहां की थ्योरी से पूछना शुरू किया था। पूछा यह गया था कि कुंभा को संगीत की जानकारी होने के कारण निम्न में से कौन सी उपाधि से नवाजा गया है? तो याद रखना अभिनव भट्टाचार्य। संगीत का जानकार होने के कारण कुंभा को क्या कहा गया है? याद रखना इंपॉर्टेंट बात। इसलिए कुंभा कभी कभी क्या बजाता था? वीणा। याद रखना, कुंभा क्या बजाने में परफेक्ट था? और वीणा भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। जैसे हमारे राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये जब हम आपको कल्चर पढ़ाएंगे, उसमें जब वाद्य यंत्र पढ़ेंगे ना, उस समय बताऊंगा मैं इधर देखूंगा। ठीक है, क्या है राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र? मैं देखूंगा ही नहीं। मैं इधर देखूंगा। यस, बताओ। कम से कम ये दीवार तो बोल उठेगी बेचारी। हाँ, भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। इसका उल्लेख समुद्रगुप्त के सिक्के से मिलता है, क्योंकि समुद्रगुप्त की तस्वीर छपी हुई है उस सिक्के पर वीणा बजाते हुए। तब हमें पता चलता है कि भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, जबकि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। रावण हत्ता, जिसका उपयोग रामदेव जी के भोपे, पाबू जी के भोपे, डूंग जी जवार जी का जब गीत गाया जाता है तब क्या बजाया जाता है? रावण हत्ता। कौन सा गीत है डूंग जी और जवार जी का?
उनको आज हम कौन से गीत के माध्यम से याद करते हैं, तो ये भी मैं आपको जब कल्चर पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। कौन सा गीत है वो? छावली गीत। डूंगजी जमार जी नहीं पता है, मुझे पता है आपको। नहीं 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 पता है, क्यों रखा ये याद? संगीत का जानकार होने के कारण कुंभा को क्या कहा गया है? अभिनव भट्टाचार्य। गद्दारों, बेवफा। दूसरा लिखो। पहला तो कौन सा हो गया? अभिनव भट्टाचार्य। दूसरा लिखो हाल गुरु। कुंभा को हाल गुरु क्यों कहा जाता है? पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण कुंभा को क्या कहा गया है? हाल गुरु। याद रखिएगा। लिखिए अगली लाइन। पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण कुंभा को क्या कहा गया है? हाल गुरु। कुंभा को कहा गया है चाप गुरु। ये क्यों कहा गया है? ये कहा गया है क्योंकि कुंभा धनुर्विद्या में प्रबल था, धनुर्विद्या का जानकार। इसीलिए क्या कहा गया है इन्हें? चाप गुरु। नंबर 4, इन्हें कहा गया है दान गुरु, क्योंकि ये भी अपने दादा की तरह क्या किया करते थे? गरीबों में दान किया करते थे, और इनके दादाजी ने बहुत दान किए थे। इसीलिए दादाजी को क्या कहा जाता है? गौरव दान का जनक। और इन्होंने भी, याद रखिएगा, निर्धन वे गरीबों के लिए दान, इसीलिए क्या कहलाए थे? दान गुरु। ये कहलाए थे प्रजापालक। अब प्रजापालक क्यों कहलाए थे? तो आपको पता ही है क्यों कहलाए थे। हाँ, जनता की बातों का ख्याल रखा था अपने पूरे प्रशासन के तहत, तो जनता प्रिय थे ये। जनता के प्रिय शासक, इसीलिए क्या कहलाए थे ये? प्रजापालक। इन्हें कहा जाता है राणो रासो। इन्हें कहा जाता है राणे राय। और ये दोनों ही बातें कुंभा के साहित्य से संबंधित है। एक तो जो साहित्यकार थे उनको आश्रय दिया था, और एक स्वयं साहित्यकार के क्या थे? जानकार थे। साहित्य के जानकार वे साहित्यकारों के आश्रयदाता। और मैं साहित्यकार आपको पढ़ाऊंगा राजस्थानी भाषा साहित्य, और जब बोलियां पढ़ेंगे ना उस समय मैं आपको कम से कम 10 साहित्यकार पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर प्रमुख रूप से जैसे विजयदान देता है, हाँ, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। विजयदान देथा का जन्म कब हुआ था? हम्म, आगे लिखो। इन्हें कहा जाता है शैल गुरु। शैल गुरु क्यों कहा जाता है इनको? तो स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है इसे।
स्थापत्य कला का जनक, याद रखिएगा। हाँ, इनमें से जहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है कभी 1, 2, 3, ये क्वेश्चन आए, ठीक है। तो बस अब काफी है आपके किसकी, कुंभा की उपाधियां गणी। दो चार याद रख लेना, बस काफी है। बाकी तो ऐसे भले लिखे जाओ, राजगुरु लिखे जाओ, लिख लो 8 नंबर लिखो राजगुरु, लिख लो। ऐसे ठीक नहीं लिख रहा होगा कि नहीं सर, साथ तो हमारा साथ है ही, लेकिन एक और होना चाहिए, ये लो एक और लिखो, नंबर 8 राजगुरु। लेकिन ऐसे मतलब 10 नहीं लिखूंगा तो ऐसे ठीक नहीं लगेगा आपको, नहीं? क्या लग रहा है आपको? इतने लिखा नहीं चाहिए नहीं? नहीं, आपके चेहरे से मुझे लग गया ऐसे, नहीं सर 8 में क्या है, मजा ही नहीं। लिखो 9 नंबर। 9 नंबर इन्हें कहा जाता है आदिव्रहा। क्यों कहा जाता है? भगवान विष्णु के आराध्य, मतलब भगवान विष्णु इनके क्या है, आराध्य देव, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आदिव्रहा। वैसे हम आगे गुर्जर प्रतिहार के एक राजा भी पढ़ेंगे जिनको आदिव्रहा के नाम से जाना जाता है, वो है मिहर भोज, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 10 नंबर एक और लिखा देता हूं जो कि मैंने आपको आज से बहुत पहले लिखा दिया था। कुंभा की एक उपाधि जो मैंने आपको लिखा दी है, लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं किया अभी भी, हिंदू सुल्तान। लिखो हिंदू सुल्तान। अब ठीक लग रहा है? हाँ, अब ठीक लग रहा है सर। याद करना है, वैसे मैं करवा दूंगा, पूछता रहूंगा ना बार बार, तो याद होगी होगी। तो कुंभा की उपाधियां हो गई, कुंभा का पूरा दरबार में किस प्रकार से किसकी पूजा किसकी आराधना किया करते थे वो हो गई, इनकी पर्सनल बातें हो गई, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि कुंभा जब गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर राज्य अभिषेक जब 1433 में हुआ, तब क्या उद्देश्य लेकर गद्दी पर बैठा था? आप जब यहां आए तो कुछ उद्देश्य लेकर बैठे होंगे यहां मेरे सामने, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार जब कुंभा गद्दी पर बैठा तो कुछ उद्देश्यों के साथ बैठा था। लिखो कुंभा के उद्देश्य, कुंभा के उद्देश्य, कुंभा के उद्देश्य लिखिए। कुंभा को बिल्कुल हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, अलग अलग भागों में पढ़ रहे हैं, ताकि आपको पता भी चलता रहे कि कहां तक पहुंच गए हैं। तो अभी तक हमने शुरू ही नहीं किया है, अभी तक वास्तव में कुंभा को पढ़ना शुरू नहीं किया है। आगे मैं बता दूंगा कब शुरू करेंगे। कुंभा के उद्देश्य, कुंभा जब गद्दी पर बैठा था तो कुंभा दो उद्देश्यों को लेकर गद्दी पर बैठा था। पहला उद्देश्य तो यह था बदला, लिख लो बदला, मेरा बदला। यानी कि जब कुंभा के पिता मोकल की हत्या हो रही थी तब ये उसी टेंट में था कुंभा, और चुपके से देख रहा था पिता को मार रहे। ये तो इसमें बच्चा था ना, बच्चा था। सरदारों ने बचा लिया था कुंभा को, वरना कुंभा की भी हत्या कर डालते चाचा मेरा, क्योंकि वो दिल पे लगी हुई थी ना बात, आधार कार्ड में पिताजी का नाम। तो पहला उद्देश्य लिखो, अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, अपने पिता
मोकल अपने पिता के हथियारों से बदला लेना। दूसरा उद्देश्य था कि हम शुरू से देख रहे हैं कि जब से हंसाबाई यहां आई है लाका के समय है, तब तक मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे पदों पर जो पोस्टिंग हो रही है वो राठौड़ों की हो रही है। तभी तो रणमल हम देख रहे हैं, जब हंसाबाई शादी करके आई थी तो रणमल उसके साथ में आया था। फिर धीरे धीरे रणमल ने अपनी पत्नी को भी बुला लिया। फिर धीरे धीरे रणमल ने अपने पुत्र राव जोधा को भी यहीं बुला लिया कि बेटा यहां आजा, कोई सीटी की तैयारी नहीं करनी है, यहां पर 100 बीघा खेत है। तो धीरे धीरे राठौड़ सारे के सारे कहां आ गए थे? मेवाड़ के अंदर। अब देखिए लाका के समय किसकी चलती थी? रणमल की, क्योंकि वो साला था, साला तो उसमें चली। फिर उसके बाद में मोकल जब था तो वो भांजा था, वो क्या बन गया? मामा। भांजा था मामा ही बनेगा ना, तो उस समय मामा। पहले साला के हिसाब से चली, फिर मामा के हिसाब से चली, और फिर अब कुंभा के समय भी वो संरक्षक है, तो अब चल रही है किसके अनुसार? रिश्तेदारों के अनुसार। बीआईजी है ये। क्या है? बीआईजी। बोल समझते हैं आप? घनाइत घनाइत। आपके ससुर और आपके फादर आपस में क्या हुए? रिश्तेदार, घनाइत, बेजी। राम राम साहब बेजी, आओ। संबंधी। तो हम देख रहे हैं लाखा, मोकल और कुंभा यहां तक पहुंचते पहुंचते मेवाड़ में जो उच्च पद हुआ करते थे उन सब पर कौन विराजमान हो गए? राठौड़। तो कुंभा का दूसरा उद्देश्य था मेवाड़ में बढ़ते हुए राठौड़ों का प्रभाव समाप्त करना। लिखो, दूसरा उद्देश्य लिखो। मेवाड़ में बढ़ते हुए राठौड़ों के प्रभाव को समाप्त करना। प्रभाव है उसको क्या करना है? समाप्त करना। हाँ, राजगुरु बिल्कुल बप्पा रावल को भी कहते थे, बिल्कुल सही है। और कुंभा को तो इतनी उपाधियां हैं 108। यदि हम सारी उपाधियां देखेंगे तो वो किसी ना किसी को तो मिल ही रखी है। ठीक है, चलिए, तो बस 2 ही उद्देश्य है, काफी है ना। ये सब अलग ही तो है, अलग क्या है? राजपूत में ही राठौड़ है, यही तो है ना। मात तो कन्नी घुमाओ, रेणो कान्ना के बीच में ही है, समझे? आप अपने सर को किधर ही हिलाओ, रहेगा 2 कानों के बीच में। हिला के देख लो, अपना सिर आप किधर ही मोड़ लो, रहेगा किन के बीच में? 2 कानों के बीच में। आगे लिखो। हाँ, अब लिखो यहां पर कुंभा का पहला उद्देश्य। अब हम यहां पर क्या कंप्लीट करेंगे? कुंभा का पहला उद्देश्य। लेकिन उद्देश्य, रुको 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 रुको, लिखा तो नहीं ना? उद्देश्य पूरा करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कुंभा के आसपास में क्या है। लिखो, कुंभा के समकालीन। कुंभा के समकालीन कौन कौन है? यानी कि जब कुंभा मेवाड़ का राजा है तो इसके आसपास में क्या स्थिति है, और मेनली कुंभा का जहां से संबंध रहेगा वहां क्या क्या सिचुएशन है। देखो, कुंभा के समकाल, सबसे पहले कुंभा जिससे मुकाबला करेगा वो मालवा का शासक है। तो कुंभा के समय मालवा का राजा कौन है? लिखिए, महमूद खिलजी फर्स्ट। सेकंड नहीं है, सेकंड आएगा
कुंभा के पोते के समय, और कुंभा का पोता अभी हमने देखा था कौन है, सांगा। सांगा के समय मालवा का राजा बनेगा महमूद खिलजी सेकंड, और यहां पर कौन है, ये ध्यान रखना है। और ये फर्स्ट वैसे आप पढ़ते हैं कहीं कहीं पर, कहां कहां पढ़ते हैं, तो जब हम कला संस्कृति के अंदर किले पढ़ेंगे। यस, शाबाश। गागरोन का पहला साका कब हुआ है, हाँ 1423 है, 32 नहीं है, 1423। तो मालवा का शासक कौन है, महमूद खिलजी। इसी समय लिखो गुजरात का शासक कौन है, कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन। कुंभा के समय में नागौर, यहां समझेंगे हम कि ऐसा क्या रहा कि मेवाड़ और नागौर के बीच में हमेशा दुश्मनी रही। क्योंकि कुंभा के जो पिताजी हैं मोकल, वो भी हमने देखा था कि नागौर पर अटैक किया था, पढ़ा था ना, रामपुरा का युद्ध। तो यहां पर नागौर के जो शासक रहेंगे वो एक तो रहेगा फिरोज खां, और एक नागौर का ही शासक बनेगा शम्स खां। तो फिरोज खां और ये कौन है, शम्स खां। एक आप लिखिएगा कुंभा के ही समकालीन गागरोन का राजा, गागरोन। और इस समय गागरोन का जो शासक है वो कौन है, अचलदास खिंची। अब ऐसा नहीं है कि कुंभा इस अचलदास खिंची पर अटैक करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अचलदास खिंची का तो साला है कुंभा, ये साला है इसका। क्योंकि नहीं, साला क्यों है, हाँ कौन है, साला क्यों है ये, हाँ किसकी हुई, बहन का नाम क्या है, ना ना वो पुत्री थी ना, वो पत्नी, पत्नी को कैसे दूसरे को भेज देगा वो, नहीं नहीं ठीक नहीं लगा। कुंभा की एक बहन थी जिसका नाम था लाला मेवाड़ी, उस लाला मेवाड़ी का पति है अचलदास खिंची, तो ये इसका साला है। ठीक है, अचलदास खिंची पर कोई दूसरा अटैक करेगा तब ये बचाने जाएगा कि अच्छा मेरे जीजा पे अटैक, मेरे होते हुए। लिखो अचलदास खिंची का विवाह, चलो मैं नोट करके आगे लिखूंगा, ठीक है, यहां पर इतने ऐसे दिमाग में रखना, ये साला है, ठीक है, रह जाएगा आपके, ऐसी बातें आपके दिमाग में बहुत रह जाती है। हाँ ना, अटैक करेंगे हम ऐसा नहीं है कि केवल ये चार ही हैं, नाम भी आएंगे बहुत सारे, अटैक उस वजह से होंगे, तो ये है इंपॉर्टेंट, तो जिनसे कुंभा खुद युद्ध करेगा, ठीक है। आगे चले, लिखो पहला उद्देश्य कुंभा का, अब हम करेंगे पहला उद्देश्य पूरा। कुंभा का पहला उद्देश्य, और कुंभा का पहला उद्देश्य है अपने पिता के, बस देखो कुंभा का पहला उद्देश्य पूरा होगा एक युद्ध के तहत,
और युद्ध लड़ा जाता है सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर स्थान है एमपी के मध्य प्रदेश। कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थान है सारंगपुर। ये जो सारंगपुर है, ये सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है? तो 1437 1437 ईस्वी में। लेकिन हाँ, उससे पहले करवा देंगे, फरवरी में एंड कर देंगे, ठीक है। वीर विनोद के अनुसार, मतलब कभी पूछ ले तो, वीर विनोद के अनुसार ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये लड़ा गया है 1439 ईस्वी में। तो याद तो इतने ही रखना है कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, लेकिन जब स्पेशल नाम दे कि वीर विनोद के अनुसार सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1439, ठीक है। ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये किनके मध्य हो रहा है? तो याद रखिएगा, कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। इनकी आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुंभा की कोई खिलजी से पर्सनली दुश्मनी है या फिर खिलजी की कुंभा से है, कुछ भी नहीं है। तो फिर आप कहेंगे युद्ध हो क्यों रहा है, वजह क्या है? वैसे यहां तो वजह तुम हो, मतलब वजह क्या है? हाँ, वजह यह है कि महमूद खिलजी फर्स्ट ने कुंभा के पिता के जो हत्यारे हैं उनको क्या दे रखी है? शरण दे रखी है। कारण है मोक्कल के हथियारों को शरण देना, और ये शरण किसने दी? महमूद खिलजी फर्स्ट ने। तो ऐसी बात नहीं है कि कुंभा ने महमूद खिलजी को मैसेज नहीं भिजवाया, मैसेज भिजवाया था व्यक्ति के माध्यम से। ऐसा नहीं सर उस समय कौन सा मोबाइल था, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया मुझे दो, नहीं, मैसेज भिजवाया। खिलजी फर्स्ट से ये कहलवाया कि कुंभा जी ये कह रहे हैं, कुंभा जी कह रहे हैं कि आप उनके जो पिता के हत्यारे हैं उनको सौंप दीजिए, और आप नहीं सौंपेंगे तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहिए। तो कुंभा, हमने मेवाड़ के शासकों की हमेशा बात की है कि मेवाड़ के शासकों की एक विशेषता है कि जब दो युद्ध कर रहे हैं बीच में जो तीसरा आता है ना, पहले उसको भचेड़ा जाता है। तो कुंभा का तो वैसे महमूद खिलजी फर्स्ट से कोई ऐसा था नहीं, कोई दुश्मनी थी भी नहीं, इसीलिए कुंभा आता है। और इसी युद्ध के तहत कुंभा ने पहला कार्य तो यह किया कि कुंभा ने चाचा मेरा वे महपा पंवार की हत्या कर दी। महपा पंवार की हत्या कर दी। लेकिन कुछ इतिहासकार हमें यह भी बताते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था उस समय, किस समय, ये देखो यहां पर हमने कहा था कि जब झिलवाड़ा नामक स्थान पर मोक्कल शरण ले रखा था तब चाचा मेरा और महपा पंवार ने मोक्कल की हत्या की। लेकिन यहीं पर रणमल ने किसकी हत्या कर दी थी? चाचा और मेरा की। लेकिन कहते हैं कि इसने शरण दी थी, उनको नहीं मारा था। तो फिर कुंभा ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को पकड़कर कैद कर लिया और 6 माह तक सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम जिम की इसके साथ बांध के रखा, और जाता और डस डस डस। कितने माह तक? 6 माह के बाद में महमूद खिलजी फर्स्ट को सापा पहनाया, लड्डू खिलाया और राज्य का राजा बनाते हुए फ्री कर दिया। अब ध्यान रखना आगे से। अब सोचो किसी बंदे की बेचारे की 6 महीने तक पिटाई की गई है, जिम किया गया है सुबह, दोपहर, शाम को। तो इसके पास में एक बंदा आएगा महमूद खिलजी फर्स्ट के पास में, गुजरात का शासक, और इसको भड़काएगा कि देख तुम्हारे साथ कुंभा ने क्या क्या किया। तो बोला हम क्या करें? तो बोला हम संधि करते हैं और लड़ पड़ते हैं। किससे? कुंभा से।
तो कुंभा ने कहा अच्छा मेरे खिलाफ प्लानिंग, महमूद खिलजी को फिर बचेड़ा। जब तक कुंभा है तब तक महमूद खिलजी की धुलाई होती रहेगी, ठीक है, और हम बार बार करते रहेंगे। तो यहां पर तो एक बात लिख लो। अच्छा, ऐसे एक ऐसा कार्य किसने किया था पता? ऐसा कार्य कुंभा के पोते ने किया था, सांगा ने। सांगा ने भी महमूद खिलजी सेकंड को 6 माह तक पकड़ा और जिम किया अच्छे से और रिहा कर दिया। तो ऐसा कहा जाता है कि सांगा ने कौन सी घटना के तहत अपने दादा का अनुसरण किया था, तो वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है। हाँ, महमूद खिलजी फर्स्ट ने दी, इसीलिए कुंभा ने किसको बचेड़ दिया। हाँ, अब यहां पर एक बात लिख लो। कुंभा ने कुंभा ने महमूद खिलजी कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को 6 माह तक कैद रखा। 6 माह तक कैद रखा, वे रिहा कर दिया। ऐसा नहीं है कि 6 माह तक कैद रखे मार दिया, वापस कहा कि अब आप ये सम्मान पूर्वक अपनी ड्रेस व्रेस वापस पहन लीजिए राजा वाली, क्योंकि मार तो अंदर पड़ी है ना, हड्डियां तो अंदर से टूटी हुई है, बाहर से तो ढांचा बिल्कुल सही दिख रहा है। हाँ, इसलिए मेवाड़ के राजाओं की खास बात है, ये पीटते कम है घसीटते ज्यादा है, ताकि जो चोट लगे ना वो लंबे टाइम तक चलती रहे। हड्डी को तोड़ के क्या है। यानी कि कुंभा ने क्या जीत लिया? मालवा। कुंभा ने क्या जीता है? ये कहां आया? एमपी का ही मालवा है। ये महमूद खिलजी फर्स्ट राजा कहां का है? मालवा का। ये लिख लिया, नोट लगाओ और लिखो। जी बिल्कुल सर, लास्ट लाइन वापस बोलना। कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को 6 माह तक कैद रखा, वे रिहा कर दिया। बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी जो बची हुई है। नोट में लिखो, कुंभा ने मालवा जीता। कुंभा ने मालवा जीता। अरे शुरू कर देंगे, तुम्हें टेंशन क्यों लेते हो? चिंता मत किया करो भाई। लिखा क्या? लिखा आपने? अगली लाइन से लिखो। इसीलिए 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 कुंभा ने मालवा विजय उपलक्ष्य में इसीलिए इसीलिए कुंभा ने मालवा विजय उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो विजय स्तंभ। हाँ हाँ।
तो आप हेडिंग डालिए विजय स्तंभ। क्या हेडिंग डालेंगे? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ हेडिंग डाले विजय स्तंभ। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और लगातार लिखना है। जब जब मैं पहले इधर देखना है फिर लिखना है साथ साथ में, ठीक है? तो हेडिंग डाल लो हेडिंग डालिए आपने। ये धोखा हो गया। सबसे पहली बात लिखो कि ये जो आपके सामने विजय स्तंभ है, लिखो अन्य नाम। सबसे पहले अन्य नाम। अन्य नाम में लिखो कि विजय स्तंभ को ही कहा जाता है विक्ट्री टावर। क्या बोलते हैं इसे? विक्ट्री टावर। ओब्लिक इसे ही कहा जाता है जय स्तंभ। इसे ही कहा जाता है गरुड़ ध्वज। विक्ट्री टावर, जय स्तंभ, विजय स्तंभ और क्या बोलते हैं इसे? गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज क्योंकि ये किसको समर्पित है? विष्णु को। इसीलिए विजय स्तंभ का ही दूसरा नाम क्या है? विष्णु ध्वज। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा था? तो उपेंद्र नाथ डे ने। वो मैं आगे लिखा दूंगा आपको, चिंता नहीं। ये हो गया अन्य नाम, लिख लिया। फिर लिखो अगली बात, समर्पित। समर्पित किसे है? तो लिखिएगा भगवान विष्णु। क्योंकि विजय स्तंभ की जो पहली मंजिल है ना, पहली मंजिल कौन सी? ऐसा नहीं, वो रही पहली मंजिल। पहले ये नहीं बनी है, पहले इधर से बनी। कई बार हो जाता है, गांव में क्यों देखो बो आ रही हूँ पहली मंजिल में, अरे वो भाई है। तो पहली मंजिल जो है ना, वहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति है। याद रखना, समर्पित भी है और पहली मंजिल में क्या है? मूर्ति। लिखा दूंगा, मंजिल में लिखा दूंगा मैं, मंजिल सारी लिखाऊंगा। लिख लिया? हाँ? क्या यहां नहीं जाने देते? क्यों? वो तो आप गलत टाइम पे गए होंगे। हाँ, गलत टाइम, बाकी जाने देते। अगला लिखो निर्माण। निर्माण, हाँ, निर्माण। निर्माण किसने करवाया? याद रखिएगा, राणा कुंभा ने। समय क्या है? लिखो 1440 से लेकर 1448, 48 इसका निर्माण कार्य। ये भी पूछा गया है, सन भी। ये जो लिख रखे हैं सारे पूछे गए हैं। अगली बात,
अगला आपको लिखना है निर्माण का कारण। लिखो, अगला पॉइंट लिखो, निर्माण का कारण क्या है, कारण के इसका निर्माण करवाया, क्या है वो वजह। बस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लिखो, मालवा विजय उपलक्ष्य में। हम्म। अगली बात, अगली बात लिखिए, इसके वास्तुकार। तो इसका वास्तुकार है जेता। याद रखिएगा, इसकी मूर्ति है इसमें विजय स्तंभ में जेता की। ठीक है, जेता वास्तुकार तो था ही, साथ में वास्तुकार इसके 3 पुत्र भी थे। नाम तो वो भी याद रखने हैं। इसके 3 पुत्र और साथ में थे, क्योंकि सरकार टाइम से सीईटी तो करवा नहीं रही थी, तो बेटों को भी बोला चलो तुम तगारी भी नाक लेना। तो 3 पुत्रों का नाम था नापा, पुंजा और पोमा। जबकि नाम एक साथ में बोलते हैं ये चारों, जेता, नापा, पुंजा और पोमा। जेता, नापा, पुंजा और पोमा। बोलो, जेता, नापा, पुंजा। यस, ये जेता है। एक जगह जईता आएगा, याद रखना। कौन आएगा? जईता। नाम सुना है कभी जईता? नहीं सुना? जईता बीकानेर के महाराजा रायसिंह की राय प्रशस्ति लिखवाने वाला। तो ये जेता है और वो जईता है आगे लिखे। तो ये इसके क्या है? वास्तुकार। अगली बात, अगली बात, ये जो विजय स्तंभ है, इसकी जो ऊंचाई है वो है आपके सामने 122 फीट। कहीं पर 120 फीट भी मिल सकता है। तो आपको तो ये ढूंढना है कि 122 फीट है तो यही करना है, वरना इसके नजदीक का ऑप्शन। ठीक है, जब इसकी चौड़ाई की हम बात करेंगे, चौड़ाई तो अब क्या लिखेंगे, फिर भी लिख ही लेंगे, आपका मन लगा रहेगा कि नहीं 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 सब कुछ लिखा दिया। 23 फीट। ठीक है, अच्छा कितनी मंजिल है ये? ओहो, लेकिन इसमें कितनी सीढ़ियां हैं? पहले सीढ़ियां लिखा देता हूं। 157 सीढ़ियां हैं इसमें। कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां। हम लोग बड़ा खराब है, देख लो। अरे, ये लिख लिया। तो अन्य नाम समर्पित, निर्माण, कारण, वास्तुकार, ऊंचाई, चौड़ाई, सीढ़ियां। अब ये आपके सामने जो विजय स्तंभ है, ये कितने मंजिल है? तो याद रखना है कितने मंजिल है ये? 9 मंजिल है ये। 7। देखो, ये विजय स्तंभ है, एक कीर्ति स्तंभ है, वो 7 मंजिल है, ये 9 मंजिल है। लिख लिया कितने मंजिल है? 9 मंजिल इमारत है। कौन सी? विजय स्तंभ। देखो 9 मंजिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हुई ना? एक, दो, तीन, और 9 मंजिल। बस दिख रही है ना मंजिल? बस आपकी मंजिल वो होनी चाहिए।
इस 9 मंजिल में से याद रखना है कि जो तीसरी मंजिल है ना, इस तीसरी मंजिल पर एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह। यह क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के पेपर 2018 में पूछा गया था कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल। तो टोटल 9 बार लिखा हुआ है वो भी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मंजिल लिख लिया 9, उस मंजिल के नीचे तीर करो, तीर तो कर ही देंगे आप। इसमें से जो तीसरी मंजिल है ना, तीसरी मंजिल, इस तीसरी मंजिल पर एक शब्द लिखा हुआ है, क्या? अल्लाह। और यह भी कितनी बार लिखा हुआ है? 9 बार। और वैसे जब हम कला संस्कृति पढ़ेंगे आप ऐसे हंसते हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं इसीलिए पूछता हूं आपसे बार बार। तो उस समय एक हमारे राजस्थान का प्रमुख मंदिर है जहां पर एक शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। कौन से मंदिर पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह? शाबाश, कल्चर में है। कौन सा मंदिर है? इतना क्या सोचना है, इतना क्या सोचना है, क्योंकि वो है गोगा जी चौहान। गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है गोगा मेड़ी, नौहर हनुमानगढ़ में, उसका आकार मकबरे नुमा है। उस मंदिर पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह। लिखो, आगे लिखो। तो लिख ली तीसरी मंजिल। लिखो 8वीं जो मंजिल है ना, ये 8वीं मंजिल, ये सब की सब मंजिलें मूर्तियों से भरी हुई है, लेकिन इसमें कोई मूर्ति नहीं है। लिखो, कोई मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति। और आपको पता है आरएसएसबी बोर्ड ने क्वेश्चन क्या पूछा था? आरएसएसबी बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था कि विजय स्तंभ की कौन सी मंजिल मूर्ति कला से निपुण नहीं है? 8वीं मंजिल। लिख लो, कोई मूर्ति नहीं है। देखो आजकल ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमें तो कभी कभी डर लगता है कहीं ये ना पूछ ले कि विजय स्तंभ में निम्न में से कौन सी सीमेंट थी? अल्ट्राटेक, बिनानी, अंबुजा। बड़ा मुश्किल है। कौन से पत्थर, कितने पत्थर थे टोटल मिला के, ये ना पूछ ले। इसके लिखो पहली मंजिल। विजय स्तंभ की जो पहली मंजिल है, यहां पर लिखिएगा विष्णु की मूर्ति है। विष्णु की क्या है? मूर्ति। तो ये टोटली कितने मंजिल हो गई? 9 मंजिल। ठीक है। अगली बात, इसी विजय स्तंभ से निकली हुई अगली बात, वो अगली बात यह है कि ये जो हम विजय स्तंभ पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक इतना पढ़ा है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? क्योंकि 1857 के समय बिजली गिरी थी, और वो हमारे राजस्थान के प्रमुख 2 जगह गिरी थी। एक तो गिरी थी विजय स्तंभ पर, जिसकी वजह से ऊपर वाली मंजिल ध्वस्त हो गई थी, और एक 1857 में ही बिजली गिरी थी चामुंडा माता के मंदिर पर। 2008 के अंदर उसी चामुंडा माता के मंदिर में भगदड़ मची थी, पता है? 1857 में राजस्थान में 2 जगह बिजलियां गिरी थी, एक तो विजय स्तंभ पर और एक है मेहरानगढ़ किले के अंदर बना हुआ मंदिर चामुंडा माता का। उस समय मारवाड़ के राजा कौन थे? तख्त सिंह थे, जबकि मेवाड़ के राजा कौन थे इस समय जब बिजलियां गिरी है? महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो उदा है ना, उदा जो अपने ही पिता को मार डालेगा, कुंभा को। कुंभा बेचारा बूढ़ा हो जाएगा, स्नान करने जाएगा,
बोलेगा पापा स्नान करवा दूं क्या, घुसेड़ देगा। उस उदा पर भी बिजली गिरेगी, आगे गिरवा देंगे आगे। तो यहां लिखो पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? लिखो महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह 1857 बिजली गिरी थी। ये हुआ इसका पुनर्निर्माण। लिख लिया। अगली बात, अगली बात यह है कि ये जो विजय स्तंभ है, आपको यदि विजय स्तंभ कहीं देखना हो तो यह आपको कहां कहां दिखाई दे सकता है? यानी कि विजय स्तंभ आज किस किस का प्रतीक चिन्ह है? तो लिखिएगा, ये विजय स्तंभ जहां जहां प्रतीक चिन्ह के रूप में स्थापित है, वो एक तो है राजस्थान पुलिस। राजस्थान पुलिस के अंदर आपको ये चिन्ह दिखाई देता है ना, विजय स्तंभ। और एक है आपके RBSE बोर्ड की पुस्तक है। और एक लिख लो जेके सीमेंट के कट्टों पर। अरे सच्चे है, जेके सीमेंट आती है ना, उस पर प्रतीक चिन्ह है किसका? विजय स्तंभ का। लेकिन अब वो नहीं लिखूंगा, वरना आप बोलेंगे सर वो जो ब्लेड आती है ना, जिलेट, उस पर भी ये है। तो वो तो लिखा ही नहीं आपने। एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है आप ढूंढने लग जाएं जिलेट पर मिलती है कि नहीं मिलती है। दो ये प्रमुख रूप से लिख लिया। अगली बात, अगली बात यह है कि ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ को किस किस की संज्ञा दी गई है? तो इसे कहा जाता है कुतुब मीनार। विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से किसने की है? तो कोष्टक के अंदर डालिएगा टोड ने। टोड ने इसको किसकी संज्ञा दी है? कुतुब मीनार की। लिखो टोड, कर्नल जेम्स टोड। कोष्टक लिख लो टोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी जो तुलना है वो रोम के टार्जन टावर से किसने की है? किसने इसे रोम के टार्जन टावर की संज्ञा दी है? तो लिखिएगा कोष्टक के अंदर फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने कहा है कि ये क्या है? रोम के टार्जन टावर जैसा है। हाँ बिल्कुल ओम प्रकाश, ये बात आपकी सही है। ठीक है, एक याद रखिएगा, एक लिख लीजिएगा आप, वो भी बात लिख लीजिएगा। गरुड़ ध्वज, क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है ना गरुड़ ध्वज, ये गरुड़ ध्वज की भी संज्ञा किसने दी है? याद रखिएगा उपेंद्रनाथ डे। किसने कहा है? उपेंद्रनाथ डे ने गरुड़ ध्वज। लिखो, क्यों? भगवान विष्णु को समर्पित है विष्णु ध्वज। ये लिखिएगा। उपेंद्रनाथ डे, डे
लिख लिया। अब क्या करें, ये पेज तो भरीज गया लेकिन बातें अभी खत्म नहीं हुई है इसकी, बातें अभी और भी है, लिखो आगे। बातें अभी ये लिखनी है कि इस विजय स्तंभ के बहुत सारे उपनाम हैं। बहुत सारे क्या है इसके उपनाम, तो कहां लिखे, वो तो अन्य नाम थे, ये तो संज्ञा थी, अब लिखो उपनाम। ओहो। है? इसे कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर, क्योंकि मूर्तियों से भरा हुआ है ये, मूर्तियों का अजायब घर, और ऑप्लिक करके लिख लीजिएगा संग्रहालय, यही है मूर्तियों का अजायब घर, या फिर क्या बोलते हैं इसे, संग्रहालय। इसे बोलते हैं मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्ति कला का विश्वकोश, याद रखिएगा, मूर्ति कला का विश्वकोश। अब लिखिएगा राज्य की पहली इमारत जिस पर हिंदी कहां है भाई, 15 अगस्त 1949 को ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया। कभी कभी आप ₹1 का सिक्का आपके हाथों में आता है, कभी गलती से आता है, तो उसको कभी पलट के देखिएगा, आपको विजय स्तंभ दिख जाएगा उस पर भी, कभी कभी, कभी कभी, हर एक पे नहीं है, हाँ कभी कभी मिल जाता है उस, वरना तो पुराणों के समय तो केवल क्या मिला करता था ₹1 के सिक्कों पर, गेहूं की 2 डालियां, अनाज अनाज। लिखा देंगे आपको, चिंता मत करो, माता लोग देवियां जब पढ़ेंगे उस समय लिखा देंगे बीरबड़ी माता, चिंता क्यों करते हो। यस, हाँ पढ़ लिया, अरे इसको पढ़ना है, पढ़ो, कॉपी में पढ़ो, हाँ सिर्फ इस विजय स्तंभ को पढ़ना है, आपको कुंभा पढ़ने लगे क्या, नहीं, केवल विजय स्तंभ को पढ़ना है, पढ़ के ये मुझे बताना है कि सर ये बात आपने नहीं लिखाई, तब तो मैं समझ जाऊंगा कि वाह, वरना तो ठीक ही है, वरना तो वाह, दो तरीके से वाह निकलता है ना। पढ़ो इसको फटाफट, और बताओ कौन सी बात है जो आपको ठीक नहीं लग रही है। वरना फिर आपको ये बताएंगे। ये देखो, ये आपके लिए एक बार फिर, हाँ, कीर्ति स्तंभ,
क्योंकि ये एचडी में ली गई फोटो है ना, बाकी अच्छा तो वो है। हाँ, तो कौन सी बात जो मैंने नहीं लिखी? ये बेटी का बाप, धन्य होते हैं, धन्य होते हैं। किसी बात को लिखा ही मैंने पढ़ रहा था ना, आईडी कौन लगी? यही चेक करना, यही एग्जामिनर आपका चेक करता है कि आप सब कुछ पढ़ के जाते हैं, और एग्जामिनर आपको इसी पढ़ी हुई चीजों में से घुमा के पूछ लेता है, सर राजस्थान अध्ययन कौन पढ़ाएगा? यस। कौन सी बात है जो नहीं लिखाई? ध्यान केवल विजय स्तंभ पर फोकस करो, केवल विजय स्तंभ, केवल आपको विजय स्तंभ नजर आना चाहिए। करो, फोकस करो, मैं आ रहा हूं आपके पास। विजय स्तंभ का मतलब केवल नाम विजय स्तंभ पे नहीं, इसे अंक निकालो, उसमें उस पूरी पे लिखावट पे पूरा करो, क्या है जो नहीं लिखाया गया। मतलब लिखते तो आप सब शानदार हो, ये तो कहना पड़ेगा। ओ माय गॉड्स। कितना इजी सा क्वेश्चन था कि सर बहुत अच्छा लिखा है आपने, नो डाउट, पर कम से कम ये तो लिखाओ ये है कहां, ये है कहां। ये कहां लिखाया कि ये कहां है सर, लिखो। पूछ लिया, पूछता है विजय स्तंभ कहां है, पूरा कुछ लिखा दिया, फिर कहोगे सर ये देखो यहां है। तो जहां हेडिंग डाली है ना विजय स्तंभ, वहां निकालो सबसे पहले। कीर्ति स्तंभ, अरे वो लिखूंगा मैं, बट ये भी तो लिखो ये है कहां। था लिखो, पहला जहां लिखा है ना कि ये जो विजय स्तंभ आपने पढ़ा है ये कहां है, चित्तौड़ किला। कि ये विजय स्तंभ कहां पर है, चित्तौड़ किला। काश बता देते तो अभी उठ जाते 11:30 बजे। लिख लिया? चलो अब नोट करके, ये विजय स्तंभ तो हमने लिख ही लिया है, एक आपको और लिखा देते हैं, साथ में लिखो कीर्ति स्तंभ या फिर जैन कीर्ति स्तंभ, जो कि आपके सामने ये है। ये कुंभा ने नहीं बनाया है, बट जब विजय स्तंभ पढ़ेंगे तो ये आप पढ़ लेंगे। नोट लगा लेना, नोट लगा के लिखो। तुम क्या गुंडा बनोगे, तुम क्या गुंडा बनोगे तुम। हेडिंग डाल लो, जैन कीर्ति स्तंभ, या फिर एग्जामिनर कई बार इसी का नाम क्या दे देता है, कीर्ति स्तंभ। ठीक है, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति, दिव्य कीर्ति। दिव्य कीर्ति कौन है, दिव्य कीर्ति ना, यस, दिव्य कीर्ति हमारे राजस्थान में कौन है, यस, हमारे राजस्थान की पहली महिला घुड़सवार, जिसे अर्जुन पुरस्कार से अभी 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्वारा
सम्मानित किया गया, वो है जिसका नाम है दिव्य कीर्ति, जो कि आपके कौन से गांव की है? पीहे गांव है, परबतसर तहसील में, डीडवाना कुचामण में। बिल्कुल बिल्कुल। जैन कीर्ति स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ। लिखो कहां। अब कोई कोई ऑफर नहीं है, अब एक ही ऑफर है, आपकी इच्छा पर। लिखो कहां। तो ये भी कहां है? चित्तौड़गढ़। इसका निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा, जीजा साहेब वगेरवाल ने। ये कितने मंजिल हैं? ये 7 मंजिल हैं। कहीं पर 6 भी आता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि जब यहां पर जो लिखा हुआ है ना, ये यहां शिलालेख, उस पे 6 लिखा हुआ है, 6 या 7। इसके वास्तुकार यदि आप पूछेंगे तो वो है आपके कौन? अत्रि वे महस। कितनी सीढ़ियां हैं? यहां पर 57 सीढ़ियां। किसे समर्पित है? किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा, आदिनाथ। आदिनाथ या फिर इसी का नाम क्या है? ऋषभदेव, जो कि आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, ठीक है? इन्हीं को ही रणकपुर जैन मंदिर समर्पित है, ये वही है आदिनाथ। उतार लो बस। तो बधाई हो, आपके 2 स्तंभ हुए हैं, एक विजय स्तंभ, दूसरा जैन कीर्ति स्तंभ। हाँ, यही वास्तुकार माने गए, इसके पूरी मतलब डिजाइन बनाने वाले यही थे। हाँ? नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। चलो, तो आखिर में कुंभा का पहला उद्देश्य पूरा भी हो गया और हमारा ये भी पूरा हो गया। हेडिंग डाल लो दूसरा उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य आपको कल बताएंगे, ठीक है? तो आज कुंभा की जितनी बातें पढ़ी है, कल आते समय सारी याद करके आनी है।